इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के बारे में। तेजस मार्क टू की तस्वीरें जैसे जैसे सामने आती जा रही हैं, लोगों के मन में एक सवाल भी सामने आता जा रहा है कि आखिरकार जब हम एक उन्नत एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें अधिकतर टेक्नोलॉजी अमेरिका से बोरो करी जाएगी, तो यहाँ पर फिर हमें जो एयर इनटेक है उसमें इतना व्यापक बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तेजस मार्क टू की डिजाइन में हमें एक ट्रेडिशनल स्प्लिटर प्लेट देखने को मिलती है, बनस्पत इसके कि इसमें भी हम डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट का इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि हम अपने एडवांस फाइटर जिसमें एम का टेडबीएफ शामिल है उसमें करने वाले हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमने ट्रेडिशनल स्प्लिटर प्लेट डिजाइन को अडॉप्ट किया बनस्पत इसके कि हम डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट पे जाते? तो इसका जवाब अब खुद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक फॉर्मर साइंटिस्ट ने दे दिया है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हमने इस डिजाइन को चुना और क्यों हमने तेजस मार्क टू में डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दरअसल उन्होंने ये कहा कि एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, कॉस्ट और कई फैक्टर्स थे जिनको ध्यान में रख करके ये डिसीजन लिया गया। देखिए, एयर इनटेक का प्राइमरी फंक्शन पहले समझते हैं, उसके बाद आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एयर इनटेक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि फाइटर जेट के इंजन को क्लीन स्टेबल एयर फ्लो प्रदान करना, ताकि इंजन अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे सके और अलग अलग प्रकार के जो इश्यूज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, जैसे कि अनस्टार्ट हो गया या इंजन डैमेज हो गया, इससे बचाया जा सके। अब तेजस मार्क टू की जहां तक बात रही, तो तेजस मार्क टू में हमें स्प्लिटर प्लेट देखने को मिलती है। ये बेसिकली एक फिजिकल बैरियर का काम करती है, जो कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जो एयर की होती है, जो कि बेसिकली फ्यूजलाज के अलोंग फॉर्म होती है, उसको ब्रेक करता है और क्लीन एयर फ्लो इंजन तक पहुंच पाता है। इससे इंजन अपनी ऑप्टिमल कंडीशन में ऑपरेट करता है और जो परफॉर्मेंस होती है वो भी काफी इंक्रीज होती है। और यही कारण है कि तेजस मार्क टू में हमें ये देखने को मिलता है। अब अगर हम डीएसआई की बात करें, यानी डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट की बात करें, तो डीएसआई को केयरफुली डिजाइन किया जाता है और आपको आमतौर पर एक जो बम्प है वो एयरक्राफ्ट के स्किन में देखने को मिलता है, जो कि रिडायरेक्ट करता है टर्बुलेंट एयर को एयर इनटेक से, यानी उनको अलग करता है और जो एक हेल्दी एयर फ्लो है वो इंजन तक पहुंच पाता है। इसके कई बेनिफिट होते हैं। देखिए, जो टीएसआई होता है वो स्प्लिटर प्लेट की तुलना में ज्यादा कम वेट का होता है। इसके अलावा इसके चलते जो रडार क्रॉस सेक्शन है एयरक्राफ्ट का वो भी काफी कम होता है और जो एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ प्रॉपर्टीज है वो काफी इंप्रूव होती है। आपको F-35 लाइटनिंग टू, चाइना के J-20 में जो डीएसआई है वो देखने को मिलता है और उनके बेनिफिट हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं। लेकिन आडा के फॉर्मर साइंटिस्ट ने ये कहा कि तेजस मार्क टू में हमने स्प्लिटर प्लेट डिजाइन को यूज किया है, जहां पर आपको वाई शेप्ड इनटेक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है और इससे जो सिमिलर एयर फ्लो मैनेजमेंट है वो हमें देखने को मिल जाता है, ताकि जो कंपैटिबिलिटी होती है एयरक्राफ्ट के ओवरऑल डिजाइन की वो मेंटेन रह सके। उन्होंने कहा कि हमारा डिसीजन इसलिए था इसको यूज करने का, क्योंकि अगर हम डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट की तरफ जाते तो हमें रीडिजाइन करना पड़ता पूरा सिस्टम और इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला था। उन्होंने कहा इसीलिए हमने तेजस मार्क टू में जो स्प्लिटर प्लेट हैं इनके डिसीजन को रिटेन करके रखा था, इनके डिजाइन को रिटेन करके रखा था और हमने प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के आधार पर जो कॉम्बिनेशन है वो तैयार किया था। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्प्लिटर प्लेट है ये इफेक्टिवली जो टर्बुलेंट बाउंड्री होती है, बाउंड्री लेयर होती है एयर की, बेसिकली उसको आइसोलेट करता है ताकि इंजन को अच्छा एयर फ्लो हमें मिल सके। और यही कारण है कि हमने यहाँ पर ये चीज की है। आने वाले भविष्य में जो आप एयरक्राफ्ट देखेंगे उसमें आपको डीएसआई देखने को मिलेगा। डीएसआई का एक क्रिटिकल एडवांटेज ये होता है कि वेट को काफी कम करता है और एयरक्राफ्ट की फ्यूजलाज में, एयरक्राफ्ट के स्किन में इसका जो इंटीग्रेशन है वो काफी स्मूथ हो जाता है। उन्होंने कहा आने वाले भविष्य में जो आप फाइटर्स देखेंगे उसमें आपको एडवांस डीएसआई देखने को मिलेंगे, लेकिन तेजस मार्क टू में हमने कॉस्ट, टाइमलाइन और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा है। खैर, इस समय तेजस मार्क टू की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि तकरीबन 60% से ज्यादा जो काम है वो पूरा किया जा चुका है। या तो इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में हमें रोल आउट और पहली उड़ान देखने को मिल जाएगी। भारतीय वायुसेना लगातार संपर्क में है। ऑलरेडी हमारे पास F414 इंजन आ चुके हैं जिनका यूज इनके प्रोटोटाइप फेज में किया जाना है। तकरीबन 4 से 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे हैं जो कि अलग अलग टेस्टिंग वर्क को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, शुरुआती एयरक्राफ्ट जो एवियोनिक्स हो गया और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स से उनको टेस्ट करने के काम में आएंगे, और बाद के जो वेरिएंट है वो हमें वेपन इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में यूज होते दिखाई पड़ेंगे। प्रयास पूरा रहेगा 2028 के अंत तक इनको प्रोडक्शन क्लियरेंस दिला देने का, और उसके बाद 2029 से 30 तक इनका जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। इनिशियली 120 की संख्या में फेज 1 में एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, उसके बाद इनका फेज 2 शुरू होगा, जिसको हम बेसिकली मार्क 2 बी कह सकते हैं। ये जो वेरिएंट होगा, ये कहा जाता है ऐसा, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आई नहीं है, लेकिन खुद वैज्ञानिकों ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो इसका फेज 2 होने वाला है उसमें हमें इंडिजिनस 120 किलोटन का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पावर रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा करेगा। यानी संभावित है कि तेजस मार्क 2 के हमें दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला मार्क 2 ए होगा, जो कि इनिशियल 120 की संख्या में खरीदे जा रहे हैं, फिर मार्क 2 बी होगा जो एडिशनल 100 की संख्या में खरीदे जाएंगे। यानी ये नंबर्स भी 200 को पार करने वाले हैं भविष्य में। तो आशा करते हैं कि जो चीजें क्लेम करी गई हैं वो चीजें हमें देखने को मिल जाएं। हमने कल ही डिफेंस न्यूज की वीडियो में आपसे बात करी थी कि अर्मेनिया भारत से काफी बड़े पैमाने पर मदद मांग रहा है, और उनकी मदद अब सिर्फ मिसाइल या ड्रोन्स तक ही सीमित नहीं है। अर्मेनिया ने भारत से जो रिसेंट रिक्वेस्ट करी है उसमें भारत का जो Su-30 एयरक्राफ्ट है या Su-30 MKI है, इस कॉन्फ़िगरेशन का अपग्रेड अर्मेनिया अब भारत से चाहता है। आप सबको पता है कि अर्मेनिया और अजरबैजान में जो युद्ध है वो चला था, और उस दौरान अर्मेनिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब क्योंकि अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, और अजरबैजान भी भारत के मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब डिफेंस कम्युनिटी में ये डिबेट ट्रिगर हुई है कि भारत सरकार को बिना सेकेंड थॉट के अर्मेनिया की हर यथासंभव मदद करनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अर्मेनिया को दिए हैं, और संभावित है कि जैसे हालात चल रहे हैं आने वाले भविष्य में अर्मेनिया को अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिल जाती है तो इसमें भी हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन अर्मेनिया इस समय जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा आतुर है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ब्रह्मोस नहीं है, बल्कि वो है भारत की बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल अस्त्र। अर्मेनिया चाहता है कि पहले भारत अर्मेनिया को जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है वो Su-30 SM फाइटर जेट्स के लिए दे, ताकि इनकी BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंप्रूव हो सके। उसके बाद अर्मेनिया ने यह भी डिमांड करी कि भारत जो Super-30 कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर रहा है, अर्मेनिया को भी ये प्रदान किया जाए। अर्मेनिया इसके लिए देख रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके एयरक्राफ्ट इस अपग्रेड के बाद काफी पावरफुल हो जाएंगे और भविष्य के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार इसमें कितना मदद करेगी, कितनी परमिशन देगी, ये भारत सरकार ही जानती है। अभी तक आधिकारिक बयान इस पे सामने नहीं आया है, लेकिन हमें पूरा आशा है, हमें पूरी उम्मीद है कि अर्मेनिया की मदद के लिए भारत सरकार सामने आएगी, क्योंकि हमने अपने एडवांस वेपनरी जो है ऑलरेडी अर्मेनिया को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।